दोस्तों इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोग 1000 लाइक पे पहुंचा दीजिए। कल आपके सामने वीडियो देखने को मिलेगी जहां मैं कंपेयर करूंगा 3 वर्जन हादी चुपन के, उनका 2023 का मिस्टर ओलंपिया का वर्जन, उनके आर्नोल्ड क्लासिक 2024 के वर्जन को और उनके 2025 मिस्टर ओलंपिया के वर्जन को। और हम देखेंगे कि मिस्टर ओलंपिया 2022 को जीतने के बाद अभी तक की हादी चुपन की लाइफ की बेस्ट फिजिक कौन सी रही है। और इस वीडियो में हम काफी बॉडी बिल्डर्स के बारे में बात करेंगे और मैंने नीचे टाइम स्टैम्प भी दे दिया है, तो आप लोग बेसिकली समझ सकते हैं कि मैं इस स्टोरी पे कितनी और देर बात करूंगा। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं आपके लाइक के साथ। दोस्तों ओलंपिया के बाद जितने भी लोगों ने जितनी भी बातें बोली उनमें से अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है कि नहीं, बस मैं ये कह रहा हूँ कि ये सबसे ज्यादा फनीएस्ट थी। He was 100,000% an 8th place finalist. When I heard that he was in 6th afterwards, I need somebody to explain that to me because दोस्तों अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो रिसेंटली निक वॉकर ने अपने कोच काइल, जो कि पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि बहुत कोई ऐसे बड़े और नामी गरामी कोच नहीं है, एक इन्फ्लुएंसर कोच हैं जो कि कंटेंट बनाते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वहाँ के उन्हीं को ही कोचिंग देते हैं। निक अगर बॉडी बिल्डरों के बारे में जितने भी उन्होंने कोचिंग दी होगी उनमें से बात की जाए तो शायद सबसे ऊपरी रैंक वाले बॉडी बिल्डर होंगे। दोस्तों सच बात तो ये है कि निक वॉकर को इन फर्स्ट प्लेस उनको एज अ कोच रखना ही नहीं चाहिए था। उनकी कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस और नॉलेज तो है नहीं जैसे मैट जेनसन की थी। दोस्तों मैट जेनसन को अच्छे खासे एक्सपीरियंस होने के साथ साथ उनको काफी ज्यादा नॉलेज थी परफेक्ट कंपाउंड कॉम्बिनेशंस की। अब ऐसा नहीं है कि निक ने उनके अंदर कोचिंग करके वो सारे मेथड सीखे नहीं होंगे, लेकिन आपकी फिजिक मूवमेंट बाय मूवमेंट चेंज होती रहती है और ये समझना कोई उस लेवल के कोच के ही बस का है। जहां ओलंपिया के बाद हमें ये एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी देखने को मिली थी काइल विलिक्स की तरफ से, जहां उस वीडियो में मोस्टली पूरा ब्लेम उन्हीं ने खुद पे लिया था। एंड अगेन पब्लिकली ऐसा कुछ करना मुझे नहीं लगता सही है, लेकिन चांसेस है कि निक वॉकर को ऑलरेडी ये लोग काफी बोल रहे होंगे कि ये काइल को आप क्यों ही कोच रखे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बात निक वॉकर के दिमाग में बहुत ज्यादा चल भी रही होगी। अगेन मैंने इस ओलंपिया के बाद भी बताया था कि निक वॉकर पता नहीं क्यों एक ऐसी चीज चेस करने में चले गए जो कि उनको जरूरत नहीं थी इस ओलंपिया में। निक वॉकर और ज्यादा साइज चेस करने में चले गए जो कि मुझे नहीं लगता उनको बिल्कुल भी जरूरत है। उनको सिर्फ और सिर्फ रिफाइनमेंट्स की जरूरत है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिक में कंडीशनिंग की जरूरत है। निक दोस्तों रिसेंट में हम लोग को ये भी बोलते हुए सुनने को मिले थे कि उनका जो बेस्ट पैकेज है वो उनके मुताबिक आर्नोल्ड क्लासिक 2021 का है बजाय पिट्सबर्ग प्रो 2025 के। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज बता देना चाहता हूं कि बेस्ट और फेवरेट में फर्क होता है। आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर डेफिनेटली आर्नोल्ड हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट रॉनी कोलमैन ही है। पर्सनली निक और मेरा भी निक की तरफ से डिलीवर किया हुआ जो सबसे फेवरेट पैकेज है वो यही है, वो आर्नोल्ड क्लासिक का ही है 2021 में। या मेरे लिए तो वो बहुत बेहतरीन आर्नोल्ड क्लासिक 2023 में भी लगे थे जहां उनकी सेकंड प्लेस आई थी। वहां उनकी इन माय ओपिनियन बहुत ही कंडीशन फिजिक के साथ साथ एक्सट्रीमली बैलेंस्ड भी फिजिक थी। लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो निक वॉकर की पिट्सबर्ग प्रो की फिजिक प्रोबेबली उनके लाइफ की बेस्ट है। थोड़ा पीछे जाएं तो हम ये बात कर रहे थे कि निक वॉकर इस साल ओलंपिया में गलत चीज चेस करने लगे। उनको चाहिए था अपनी फिजिक को और ज्यादा बैलेंस करना, लेकिन उन्होंने अपनी अपर बॉडी तो बहुत ज्यादा इंप्रूव की, जहां हम लोग को अलॉट बिगर नजर आए वो पिट्सबर्ग प्रो के कंपैरिजन में अपर बॉडी वाइज। लेकिन उसकी वजह से उनके लेग्स जो कि ऑलरेडी उनकी फिजिक में काफी छोटे नजर आते थे वो और ज्यादा छोटे लगने लगे इस वजह से, क्योंकि हम लोग को पिट्सबर्ग और ओलंपिया के बीच उनके लेग्स में इंप्रूवमेंट उस लेवल की नहीं दिखी। दोस्तों निक कुछ भी कर सकते हैं लेकिन ये चीज नहीं कर सकते कि अपनी फिजिक और ज्यादा अनबैलेंस कर दे, और वही चीज उन्होंने की इस ओलंपिया में, जहां प्री जजिंग देखते हुए उनकी फिजिक अलग लेवल पे एक्सपोज हो रही थी मार्टिन फिटवाटर के बगल में। कंडीशनिंग की भी दिक्कत उन्हें नहीं थी, उनका मेन दिक्कत यही था कि उनका पीक नहीं सही था। उन्होंने जो कुछ भी अपने प्रोटोकॉल्स इजाद किए, अपने स्टैक्स इनलाइन किए जो उस शो में पीक करने के लिए, मुझे नहीं लगता वो परफेक्ट रहा, जिसमें पूरी गलती हम उनके कोच की बोलेंगे। काफी हद तक दोस्तों आप लोग मिरर देख के बता सकते हैं कि आप में क्या चीज सही है क्या चीज नहीं है, लेकिन जब आपके कोच जिन पे आप भरोसा करते हो वो बोल रहे हो कि नहीं आपकी फिजिक ऐसे नहीं ऐसे ज्यादा बेहतर लगेगी, तो आप भी कहीं ना कहीं उनकी बात पे यकीन करने लगेंगे, और ऑब्वियस सी बात है। एंड चांसेस यही है कि कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन्स ऐसे ही कुछ चीजें हुई होंगी जिसको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होंगे। आई थिंक आज नहीं तो कल ये होना ही था। मेन सवाल दोस्तों अब ये है कि निक के अगले कोच कौन रहने वाले हैं, इसके बाद किस कोच को चुनेंगे जो कि उनको पीक करवाएगा प्रॉपर्ली शो के लिए। रिसेंटली निक के ये कुछ शॉट्स भी हम लोग को देखने को मिले हैं जहां पे वो पोस्ट ओलंपिया रिबाउंड में रहते हुए हम लोग को और ज्यादा अपनी एक फुलर फिजिक दिखाने में कामयाब हो रहे हैं। अगेन इस बार डिसअपॉइंट किया है निक ने, क्योंकि दोस्तों इसीलिए लोग इतना ज्यादा निक के पीछे थे क्योंकि उनकी पिट्सबर्ग प्रो की परफॉर्मेंस कुछ अलग लेवल पे थी, और ऊपर से कहीं ना कहीं फैंस को लगा कि उनके साथ यहाँ पे नाइंसाफी हुई है, जिसकी वजह से उनके लिए इतना बड़ा फैन फेयर था। लेकिन यहाँ पे दोस्तों निक वॉकर के कॉमेंट सेक्शन में अगर आप देखें तो कुछ ज्यादा ही आपको नेगेटिविटी
देखने को मिलेगी, जो कि ये मुझे नहीं समझ में आता। ऑफ कोर्स निक की परफॉर्मेंस से आपको डिसअपॉइंट होना ये हक है एज अ फैन, नॉट जेनेटिकली फॉर द स्पोर्ट, ट्राई अनदर स्पोर्ट। इन सब टाइप के कमेंट सुनना किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है और ना ही किसी को फायदा देगा। ये ब्लेटेंट हेट्रेड है और कुछ नहीं। और ये सारे कमेंट्स एक्चुअली तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक निक किसी शो में कुछ नेक्स्ट लेवल नहीं डिलीवर कर देते। ऑफ कोर्स मेरे लिए अब निक वॉकर का फ्यूचर वैसा नहीं है जैसे हम पहले देख रहे थे। मुझे नहीं लगता निक वॉकर अब मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनते हुए हम लोग को देखने को कभी भी मिलेंगे। आई मीन वी कैन नेवर से नेवर। ऐसा हो सकता है जब और सब बॉडी बिल्डर्स ऑफ हो और आप ऑन हो, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि हम लोग मल्टीपल ईयर्स की डोमिनेंस जैसा कुछ देखेंगे कभी भी निक वॉकर की तरफ से। शायद एक दो ओलंपिया वो जीत जाए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके आगे उनकी एक डोमिनेंट रेन होना मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। पहली बात जो मैंने बोली वही ऑलरेडी काफी मुश्किल है। एनीवेज, क्यों ना हम दोस्तों पोलैंड प्रो की बात करते हैं। दोस्तों इस शो के यानी कि पोलैंड प्रो के रिजल्ट भी हम लोग को देखने को मिल चुके हैं, जहाँ पे हम लोग को फर्स्ट प्लेस पे आंड्रे प्रेस्टी नजर आए, सेकंड पे योहान प्रेडेल्स, थर्ड पे नए बॉडी बिल्डर, दूसरे नए बॉडी बिल्डर जो इस लाइनअप पे हमें नजर आए, पाब्लो लोपेस, एंड फोर्थ पे दोस्तों गिर गए हैं अकीम विलियम्स। हमें जहाँ तक सुनने को मिला था ओलंपिया के बाद कि इस शो में एंड्रू भी हमें कॉम्पीट करते हुए दिखेंगे, जो कि मसल डिस्कॉर्ड की तरफ से न्यूज ब्रेक हुई थी। धीरे धीरे करके मेरा मसल डिस्कॉर्ड पे भरोसा बिल्कुल उठता जा रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रैंडमली फेक न्यूज पोस्ट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि वो रैंडमली ही चीजें पोस्ट कर रहे हैं। ये जितना कुछ क्रिटिसिज्म हेड जज की तरफ शुरू हुआ है ये इन्हीं की वजह से शुरू हुआ है। ये जो ब्लाइंड हेट्रेड है डेरिक की तरफ, ये इन्हीं सब जैसे लोगों की वजह से। मैं जानता हूँ आप ऑडियंस का कुछ नहीं कर सकते, आपको जो भी बोलना है आप बोलेंगे, उसका आराम से कोई भी गलत मतलब निकाल सकता है। मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जहाँ मैं बोलता हूँ कि किसी बॉडी बिल्डर ने अगर मुझे किसी बॉडी बिल्डर की याद दिला दी किसी रीजन की वजह से, तो लोग सोचते हैं कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ और उससे बेहतर बोल रहा हूँ इस बॉडी बिल्डर को। ऑफ कोर्स ऐसा होगा और ऐसा होता ही रहेगा, क्योंकि लोग को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको जो समझ में आएगा वो लोग अपने ही समझ के चले जाएंगे। लेकिन जब ऑडियंस ऐसी है, आप उसके ऊपर से कुछ कंट्रोवर्शियल बोल रहे हैं, तो आपको जेन्युइनली नहीं पता कि उसका इफेक्ट कितना डेंजरस होने वाला है। 2023 का मिस्टर ओलंपिया हारने के बाद हमने देखा था हादी चुपन को ऑफ स्टेज जाते हुए। नाखुश थे वो और होना भी चाहिए था उस साल, लेकिन उनकी इसी वजह से हमें कितने कंट्रीज के ऐसे लोकल कंपटीशन में ऐसे वीडियोस देखने को मिले जहां पे बॉडी बिल्डर्स जजेस का दिया हुआ फीडबैक लेने के बजाय जजेस का जजमेंट ठुकरा रहे हैं। आपको भले ही ना लगे, लेकिन अगर आप हाईएस्ट लेवल पे किसी भी चीज में परफॉर्म कर रहे हैं, आपको बहुत लोग देख के इंस्पायर्ड और मोटिवेट होंगे, और अगर ऐसा बिहेवियर ओके करेंगे आप, तो चांसेस हैं कि दूसरे भी और ऐसा करेंगे। एनीवेज, वापस आए अगर हम लोग पोलैंड प्रो में, तो दोस्तों वहां पे हम लोग को बीच में योहान प्रेडेल्स नजर आए। जी हाँ, मैंने फाइनली इनका लास्ट नेम पढ़ के समझ लिया। उनके राइट साइड हम लोग को आंड्रे प्रेस्टी दिखे, उनके राइट साइड हम लोग को अकीम विलियम्स, और स्क्रीन के सबसे लेफ्ट में पाब्लो लोपीस शायद इनका नाम है, तो वो नजर आए। अब दोस्तों लास्ट 2 शोज से हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखते आ रहे हैं प्रेडेल्स की तरफ से। जहां पहला शो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में वो सेकंड आए थे क्रिजो के बाद, उसके बाद हम लोग ने उनको प्राग प्रो में देखा जहां वो 5th प्लेस हुए, एंड उसके बाद इस शो में भी एक्चुअली काफी ज्यादा अच्छा अपना पीक हिट करके आए और काफी बेहतरीन अपनी फिजिक प्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों इनका भी कमाल का स्ट्रक्चर है, कमाल की बाइसेप्स हैं, उसी के साथ एक डिफाइंड और स्ट्रीमलाइन मिड सेक्शन भी है। अब इस शो में बेसिकली योहान का फर्स्ट प्लेस ना होना सिर्फ और सिर्फ उनकी कम कंडीशनिंग के कारण हुआ है। जहां इस शो के चैंपियन आंड्रे प्रेस्टी हम लोग को एकदम अलग ही लेवल की कंडीशनिंग दिखाते हुए अपनी फिजिक के थ्रू देखने को मिले, जो कि अक्सर अपनी मोस्ट ऑफ द शोइंग्स में वो करने में कामयाब होते हैं। लेकिन मेन डिफरेंस इन दोनों टॉप 2 की फिजिक में जो हमें देखने को मिल रहा था, वो फिजिक का बैलेंस और एस्थेटिक थे। मेरे ख्याल से ओपन बॉडी बिल्डर की फिजिक आपको तभी अच्छी लगेगी जब वो अपर और लोअर बॉडी वाइज बैलेंस होगी। जहां प्रेडेल्स का भले ही ये पहला बॉडी बिल्डिंग सीजन हो, जहां पे इतने शोज में कॉम्पीट करने की वजह से उनको एक अच्छी खासी नोटोराइटी मिल चुकी है, जिसके बाद यहाँ से अब उनका करियर सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में रहेगा। शायद इसके बाद योहान को अब हम कभी भी हारते हुए नहीं देखेंगे आंड्रे जैसे बॉडी बिल्डर्स के खिलाफ। पिछली अपनी 3 शोइंग में इतना हमको उन्होंने जरूर बता दिया है कि ऑन स्टेज उनकी तरफ से सिर्फ एक अच्छा स्ट्रक्चर ही नहीं, एक अच्छा पीक भी हमें कॉन्टिन्यूअसली एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा। और हाँ दोस्तों, मैं अभी तक एक्चुअली क्वालिफिकेशन रूल्स में जो चेंज हुआ उसको आपको समझा नहीं पाया हूँ। कुछ ऐसा चेंज तो हुआ नहीं है ओपन बॉडी बिल्डिंग में। मेन बेसिक चेंज हमें और दूसरी डिविजन में देखने को मिला है, जैसे मेंस फिजिक और क्लासिक फिजिक, बिकॉज वहाँ पे नेक्स्ट लेवल का ब्रॉड कंपटीशन हमें देखने को मिलता था। लोग इतने रहते थे कि खत्म ही नहीं होती थी इंडिविजुअल रूटीन्स बॉडी बिल्डर्स के, कि हम कंपैरिजन तक जा पाए, जिसकी वजह से इन कुछ बड़े शोज को जीत के आप डायरेक्टली क्वालिफाई कर सकते हैं ओलंपिया के लिए, या तो बाकी हर शो में आपका टॉप 5 प्लेस करने के लिए आपको पॉइंट्स मिलेगा। उन पॉइंट्स के हिसाब से एक पॉइंट टेबल बनाई जाएगी और टॉप 25 बॉडी बिल्डर्स जो होंगे उस पॉइंट टेबल में, वो लोग क्वालिफाई किए जाएंगे ओलंपिया के लिए। जहां ये 5 टियर 1 के शोज के चैंपियंस और टॉप 25 पॉइंट्स टेबल के बॉडी बिल्डर्स के साथ साथ ओलंपिया के टॉप 3, जिसकी वजह से अब हम लोग को इन डिवीजन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बॉडी बिल्डर सिर्फ और सिर्फ 33 ही देखने को मिलेगी। जहां इसी साल कुछ 60-70 बॉडी
बिल्डर्स हमें कॉम्पीट करते हुए नजर आए थे इन डिवीजन में इंडिविजुअली। वापस से दोस्तों हम लोग एंड्रू जैक पे आए तो मैंने बताया था कि मसल डिस्कॉर्ड की तरफ से हम लोग को ये खबर सुनने को मिली थी कि एंड्रू जैक भी हम लोग को पोलैंड प्रो में देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग को ये कंफर्म न्यूज मिल चुकी है कि हम लोग को रोमानिया प्रो में एंड्रू जैक देखने को मिलेंगे, जो कि नेक्स्ट वीकेंड होगा। और मैं उस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चांसेस यही लग रहे हैं कि ओलंपिया से भी बेहतर यहाँ पे अपनी एक फिजिक दिखाने वाले हैं एंड्रू जैक। बियॉन्ड द स्टेज टीवी की तरफ से हम लोग को ये भी सुनने को मिल चुका है कि कंफर्म्ड इस बार आर्नोल्ड क्लासिक के जो बॉडी बिल्डर्स हो चुके हैं अभी तक 3, वो एंड्रू जैक, मार्टिन फिट्जवाटर और डेरिक लैंसफोर्ड है। जिनका रूमर है और कंफर्म होने का सबसे ज्यादा चांसेस है वो है दोस्तों हादी चूपन, सैमसन दौदा और निक वॉकर। अब एक्चुअली में हमें ये लाइनअप अगर देखने को मिला तो 110% ये शो ओलंपिया से ज्यादा बिगर होने वाला है विदाउट अ डाउट, क्योंकि एक्चुअली दोस्तों मच क्लीनर शो हम लोग को एक देखने में आर्नोल्ड क्लासिक दिखता है। ओलंपिया में इतने लोग होते हैं कि उसकी वजह से वो अनप्रोफेशनलिज्म और ऊपर से उन लोग का सही तरीके से पूरे इवेंट को मैनेज भी ना करने की वजह से कहीं ना कहीं आर्नोल्ड क्लासिक एटलीस्ट देखने वालों के लिए तो एक मोर प्रेस्टिजियस शो होता जा रहा है। मेरा ये भी मानना है कि अगर ये सारे लोग कंफर्म कर दिए तो निक कंफर्म करने के बाद भी पुल आउट कर लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक निक की ईगो सच में बहुत बड़ी है। भले ही हम शॉनरे का मजाक उड़ा रहे थे ये चीज बोलने पे कि वो कुछ भी बोल रहे हैं निक वॉकर को लेके बिना रीजन के, वो ये बोल रहे हैं कि निक को शायद हम इस बार भी ना देख पाए, लेकिन आखिर में वो लास्ट ईयर किस वजह से सेट आउट किए थे? इसी वजह से ना, क्योंकि उनकी फिजिक उस मुताबिक नहीं थी जिस मुताबिक वो चाह रहे थे। वैसे तो इस साल भी नहीं थी, इसका मतलब है इससे भी बुरी लास्ट ईयर थी उनकी फिजिक ओलंपिया आते हुए। तो ऐसा क्यों? मतलब जानते हुए गलती करना ये तो और बड़ी गलती है दोस्तों। शॉन एक्चुअली हम लोग को यही समझाना चाह रहे थे वहां पे कि निक की एक्चुअली में ऐसी ईगो है कि वो अपने आप को ग्रेटेस्ट समझते हैं और अगर लोग उनके मुताबिक चीजों को ना देखें तो उनको कट आउट करते हैं वो। अब पर्सनली इस पर्सनैलिटी को हम लोग भले ही कितना भी क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन ऐसे ही कुछ डिल्यूजन एक्चुअली में आपको चाहिए होती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस डिल्यूजन को आपको अपने अंदर ही रखना चाहिए, इसको दुनिया को ना दिखाएं, क्योंकि दुनिया को ये डिल्यूजन ही लगती है। फिर से हम वापस आएंगे अपने आर्नोल्ड क्लासिक पे। तो यहाँ पे एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग बैटल जिसका मैं इंतजार बहुत ज्यादा करूंगा वो मार्टिन फिट्जवाटर और डेरिक लैंसफोर्ड की है। दोस्तों कंडीशनिंग तो एक सुपरफिशियल चीज है, राइट? हम लोग बेस की बात करते हैं कि मसल वाइज किन बॉडी बिल्डर्स में सबसे कम फ्लॉज है। कंडीशनिंग को आप फिक्स कर सकते हैं, लेकिन मसल के कुछ ऐसे फ्लॉज होते हैं जिसको आप ठीक नहीं कर सकते, जो कि आते हैं आपकी बेलीज के अंदर। जैसे डेरिक की बाइसेप्स हम लोग को कभी भी फिनोमिनल नहीं नजर आएगी। साइज उनका सेम है हादी चूपन के बराबर, कुछ इंस्टेंसेस पे तो शायद बड़ा ही हो, लेकिन उनकी बाइसेप्स हमें कभी नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि उनका शेप ही अच्छा नहीं है। लेकिन दोस्तों आप किसी भी रीजन की वजह से इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते कि डेरिक हर एक वो इंप्रूवमेंट कर चुके हैं अपनी फिजिक में, जिसको मैंने तो एटलीस्ट बोला था 2023 में कि उनकी फिजिक में अभी सारी कमियां एलिमिनेट करनी होगी। मैंने ये बोला कि डेरिक डिजर्व करते थे इस साल का मिस्टर ओलंपिया, जो कि मैं फिर से बोलूंगा कि वो डेफिनेटली डिजर्व करते थे इस साल का मिस्टर ओलंपिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे फेवरेट बॉडी बिल्डर हैं। कुछ लोग को पता नहीं कैसे एक्सट्रीम चीजें सुनाई देती है मेरे मुंह से। डेरिक डेफिनेटली डिजर्व करते थे इस साल का ओलंपिया जीतना, लेकिन उसी के साथ मैं ये भी बोलूंगा कि डेरिक का जो फाइनल्स में शेप था उनका, यानी कि कंडीशनिंग थी उनकी फिजिक में, जो हम लोग को बॉडी फैट नजर आ रहा था, अब भले ही वो बॉडी फैट हो ना हो, लेकिन जो हम लोग को स्मूथनेस दिख रही थी, रीजन वही है इतना ज्यादा आउटरेज होने का। पर्सनली मैं बहुत ज्यादा चाह रहा हूँ कि इस शो में मार्टिन हमें जीतते हुए देखने को मिले, क्योंकि पर्सनली मेरी फेवरेट फिजिक हो गई है मार्टिन की। क्योंकि जैसा कि हम फ्लॉस की बात कर रहे थे, अगर ये एप स्प्लिट ना हो तो जेन्युइनली कोई कमी है ही नहीं मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक में। बस उनको पूरी बॉडी में हल्की फुल्की और साइज चाहिए, जहां अभी से आर्नोल्ड के बीच काफी हफ्ते पड़े हैं और इन हफ्तों में चांसेस है कि हम लोग को मार्टिन फिट्जवाटर की फिजिक कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते हुए नजर आएगी। रिसेंटली प्राग प्रो के रिजल्ट आने के बाद हम लोग को शॉन रे की तरफ से ये भी सुनने को मिला कि किस तरीके से कियोन पियर्सन को यहाँ पे नीचे रखा गया है क्रीजो के सामने। अब एक्चुअली दोस्तों फाइनल्स के अंदर क्रीजो की कंडीशनिंग कुछ अलग ही लेवल पे थी। मैं पर्सनली ये भी मान रहा था कि प्रीजजिंग में उनकी कंडीशनिंग बहुत ही क्रेजी थी, लेकिन फाइनल में और ज्यादा बेहतर हो गई थी। जहां प्रीजजिंग में मुझको काफी % ज्यादा क्रीजो कंडीशन लग रहे थे कियोन के कंपैरिजन में, लेकिन वहीं कियोन का डेफिनेटली शेप एक परफेक्ट शेप है। लेकिन इस परफेक्ट शेप को आपको ऐसे ही नहीं रिवॉर्ड किया जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आप इतनी ज्यादा स्टेज पे साइज दे रहे हैं दूसरे कॉम्पिटिटर को, तो कम से कम और एस्पेक्ट तो आपको परफेक्ट लाने ही होंगे। शेप आपको ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, जिसको आपने पाने के लिए कोई मेहनत नहीं की। आपको मेहनत करनी थी इस शो में अपने ओलंपिया वाले वर्जन से और ज्यादा अपनी फिजिक बेहतर करने में, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। जहां मैं आर्ग्यू नहीं करता अगर कियोन ऊपर प्लेस होते और क्रीजो नीचे, लेकिन आई थिंक क्रीजो की इस लेवल की कंडीशनिंग थी कि उन्होंने खुद को अनडिनाइबल बना लिया था फाइनल्स के टाइम। चलिए क्लासिक फिजिक के बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग को माइक द बैडएस यानी कि माइक समरफेल्ड की रिसेंट
में काफी कुछ अपडेट्स देखने को मिल रही है। हमें याद है लास्ट सेकेंड उनको अपना 14 पाउंड इंस्टेंटली गिराना पड़ गया था ओलंपिया से पहले, जहां उनकी फिजिक काफी हद तक हम लोग को स्मूथ आउट होते हुए नजर आई ऑन स्टेज। अपडेट्स में दिख रही उनकी फुलनेस 100% ऑन स्टेज गायब थी, लेकिन अपनी रिसेंट कुछ पिक्चर्स में हम लोग को वापस से उसी फुलनेस पे नजर आ रहे हैं माइक समरफेल्ड। जहां मेन टॉकिंग पॉइंट एक्चुअली ये है कि इस साल जो माइक की हाइट हम लोग को वापस से कम होते हुए दिखी, तो उस बेसिस पे एक्चुअली मैंने ये उसी टाइम बोला था जब माइक ने ये चीज स्टेज पे बैठ के कबूली थी कि मैंने ऐसा ऐसा किया है और मैं अगले शो में वापस से उसी हाइट पे रहूंगा जो हाइट पे मैं इस शो में रहने वाला था, जिस हाइट पे रहने के लिए मैं तैयारी कर रहा था, वापस से वैसा ही रहूंगा मैं अगले शो में, ऐसा उन्होंने बोला ऑन स्टेज। उनकी ये बात बोलते ही मैंने सबसे पहली चीज यही बोली थी, आप लोग वीडियो भी देख सकते हैं, कि इस तरीके से तो आर्नोल्ड क्लासिक के माइक की विन कंप्लीटली इनवैलिड हो गई। आप अपने डिसाइडेड वजन से ऊपरी वेट क्लास में रह के कॉम्पीट किए और आप वो शो जीते, जहां आपका कॉम्पिटिटर इस शो का रनर अप सेकंड प्लेसर आर्नोल्ड क्लासिक का लोगन फ्रैंकलिन अपने एक्चुअल वेट कैप में आके अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर किया और उनको एक चीटर से हारना पड़ा। अब दोस्तों सब कुछ हटा के यहाँ पे हम लोग अपने आप को लोगन के शूज में रखते हैं। ओके, ये पूरा सिनेरियो कितना ज्यादा गलत है लोगन फ्रैंकलिन के लिए, आप लोग इस चीज को देखने में फेल हो रहे हैं। ऊपर से आपको कितनी भी एडवांटेज मिली हो, आप एक लूपहोल के थ्रू इस लेवल की चीटिंग नहीं कर सकते, इस लेवल की खुद के लिए एडवांटेज नहीं क्रिएट कर सकते। जहां पे वापस से अगर माइक की हाइट ओलंपिया के टाइम रीमेजर की गई और अब उनके लास्ट कंपटीशन से कम आई, तो मेरे हिसाब से ये जीत उनकी इनवैलिड कर देनी चाहिए। दोस्तों जॉन जोन्स और डीसी की सेकंड फाइट में जहां पे हम लोग को डीसी नॉकआउट होते हुए देखने को मिले थे, उस फाइट को नो कॉन्टेस्ट करार दिया था यूएफसी ने, बिकॉज जॉन जोन्स चीटिंग करते हुए पकड़े गए थे। दोस्तों जॉन जोन्स इज द फेस ऑफ यूएफसी एंड उनके साथ ऐसा सख्त कदम उठाया यूएफसी ने। आई थिंक कोई ना कोई एक्शन तो यहाँ पे जरूर लेना चाहिए आईएफबीबी को, स्पेशली अगर माइक इसी वेट कैप पे कंटिन्यू करेंगे कॉम्पीट करना, फिर तो उनकी जीत की कोई भी वैलिडेशन नहीं हो सकती। एनीवेज आप लोग का क्या कहना है मेरे इस ओपिनियन पे, आप लोग डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कब्ज़िला हिंदी चैनल को बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।